कहानी एक रात कंपनी के डिनर से शुरू होती है, जहां सभी लोग टीम एक की परिचालन सफलता का जश्न मना रहे होते हैं। उनमें से एक सहकर्मी बहुत खुश है कि मिस नारी आखिरकार कंपनी के डिनर में शामिल हुई हैं, लेकिन वह जानना चाहता है कि वह क्यों शामिल हुई। वह शराब नहीं पी रही है। वह जवाब देती है कि उसे कुछ काम खत्म करने के लिए वापस ऑफिस जाना है। और उनमें से एक दूसरे कर्मचारी चम्मच से उसकी ओर इशारा करते हैं। वह कहता है कि वह उसकी पदोन्नति की जरूरत को समझता है, लेकिन टीम बनाने के लिए उसे चीजों में भाग लेने की जरूरत है। और वह उससे निराश है, स्पष्ट रूप से नशे में है। वह आगे कहता है कि मेहनत करने के साथ साथ मौजमस्ती भी करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक समय और स्थान होता है। फिर वह सामने खड़े आदमी की ओर मुड़ता है। वह मेज के अंत में जाकर पूछता है कि क्या वह सही नहीं है। वह आदमी जो कुछ हो रहा है उसकी परवाह नहीं करता, बस उसने कहा शायद, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नारी सोचती है कि यह आदमी कितना घटिया है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाए, उसके फोन में कंपन होती है। फिर से उसकी मौसी का फोन है। बाहर आते ही वह फोन उठाती है। उसकी मौसी शिकायत करती है कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। नारी ने फोन पहले ही उठा लिया था, क्योंकि वह जानती है कि कौन है, इसलिए उसे जल्दी जवाब देना चाहिए। नारी का कहना है कि वह डिनर पर थी और बस इतना ही। वह क्यों नहीं आ सकी, इसके लिए माफी मांगती है। उसकी चाची फोन पर चिल्लाती रहती है, रात के खाने का क्या मतलब है? क्या आप काम नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए आपने फोन नहीं उठाया। शुक्र मनाइए, इस बार मैं इसे नजरअंदाज कर रहा हूं। आप कब आ रहे हैं? क्या तुम वो पैसे भेजोगी जो मैंने तुमसे उस दिन मांगे थे? नारी चिढ़कर जवाब देती है कि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। पैसों की बात है और उसे $2000 बचाने में थोड़ा समय लगेगा। जाहिर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी चाची फोन पर लगातार बहुत बदतमीजी से बात करती रहती है। कहती है कि भले ही वह उसकी भतीजी है, लेकिन असल में उसकी चाची ही वह थी जिसने उसकी मां द्वारा त्याग दिए जाने के बाद उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। और उसे पता होना चाहिए कि यह कितना मुश्किल होता है। इसलिए यह एक ऐसा कर्ज है जिसे उसे जीवन भर हर दिन चुकाना होगा। और इसलिए वह आगे बढ़ती रहती है, जबकि नारी आकाश की ओर देखती रहती है। वह चाहती है कि किसी कारणवश आसमान सब पर गिर पड़े और यह सब खत्म हो जाए। नारी सवाल करती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। अपनी दयनीय जिंदगी के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद उसका जीवन बदलने वाला नहीं है। सड़क पर चलते हुए वह अपनी चाची को जवाब देती है। वह गलती से किसी से टकरा जाती है। उसका फोन जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जबकि उसकी चाची उसे संभालती रहती है। बकवास करो। वह आदमी उसे गिरने से बचाने के लिए सहारा देता है, लेकिन दोस्ताना तरीके से नहीं। नारी समझ जाती है कि यह वही है बॉस जो डिनर पर मौजूद थी, उससे माफी मांगती है। हालांकि वह बस उस कोट को झाड़ देती है जहां वह उससे टकरा गई थी, और कहती है कि उसका फोन वैसे भी पुराना था,
इसलिए वह इस मौके का फायदा उठाकर नया फोन खरीद सकती है। उसके चले जाने पर नारी अकेली रह जाती है। वह अवाक रह गई। वह इतना असभ्य कैसे हो सकता है? उसने पास में खड़ी एक काली कार देखी, लेकिन चूंकि वह वापस जाना चाहती थी, वह जल्दी से ऑफिस चली जाती है, इस पर ध्यान नहीं देती। ऑफिस पहुंचकर वह अभी भी अपने बॉस के उन शब्दों से गुस्से में थी जिनमें उसे कहा गया था कि अगर उसे लगता है कि उसे नया फोन खरीदना है तो वह उसे सीधे पैसे दे सकता है। शायद उसे पता भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। उसके जैसी लोग जिन्हें आधी रात को जबरदस्ती ऑफिस वापस जाना पड़ता है, सिर्फ ओवरटाइम काम करने और पैसे कमाने की उम्मीद में। उसे बोनस मिलेगा या कौन जाने, इससे भी बेहतर पदोन्नति मिल जाएगी। हालांकि वह नारी से छोटा है, फिर भी वह पहले से ही बहुत काबिल है। एक धनी सीईओ। उसे वे पल याद हैं जब उसने उसके काम की आलोचना की थी और वह सोचती है कि उसे शायद ही पता हो कि उसके जैसे लोग ही उसके लिए इतने कष्टदायी हैं, जिनके पास कोई और विकल्प नहीं है और जो हताश हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं। काम शुरू करने के लिए अपना कंप्यूटर खोलते हुए वह गहरी सांस लेती है, यह सोचते हुए कि दुनिया को पैसे के इर्द गिर्द क्यों घूमना पड़ता है। और इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि वह अपनी परिस्थितियों के कारण यह नौकरी नहीं छोड़ सकती। नारी को एक आवाज सुनाई देती है और वह देखने के लिए मुड़ती है कि क्या है। जैसे ही वह कुछ आवाज सुनकर वह पूछने ही वाली थी कि क्या कोई वहां है, तभी पीछे से एक हाथ आया और उसका चेहरा ढक लिया। उसने उसे पकड़ लिया। वह उसे धमकाते हुए उसके चेहरे पर हाव भाव दिखा रहा था, उसे चुप रहने के लिए कह रहा था और कह रहा था कि वह उसकी जान बख्श देगा। बस जैसा वह कहे वैसा करो। नारी पूरी तरह से डरी हुई थी। चौंका दिया। ये क्या हो रहा है? क्या ये सचमुच असली बंदूक है? वो आदमी अपनी धमकियां जारी रखता है और कहता है कि अगर उसने एक भी शब्द कहा, वह गोली चलाएगा और शायद वह मरना नहीं चाहती है ना। वह उसे एक तस्वीर दिखाता है और उससे पूछता है कि वह क्या कहे। उसे उस आदमी के बारे में और उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ पता है। हालांकि जब वह तस्वीर देखती है तो वह एक तस्वीर होती है। उसे लग रहा था कि उसकी मुलाकात बॉस से हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि वह आदमी उसके पास कैसे पहुंच गया। उसने गोली ऐसे चलाई मानो उसने उसकी बहुत ही दयालुता से मदद की हो। अपनी जान बचाने के लिए बेताब होकर रोते हुए वह कहती है कि उसे कुछ पता नहीं है। वह जानती है कि यह आदमी क्या चाहता है, लेकिन जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आखिर वह बॉस के बारे में कुछ नहीं जानती। वह आदमी, वह बंदूक उसकी ओर तान देता है, जाहिर तौर पर कोई जवाब न मिलने से नाराज होकर। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक कमरे में जोरदार धमाका होता है। किसी ने उसके हाथ में गोली मार दी है। नारी सदमे में है क्योंकि पहले तो उसे पता ही नहीं चलता गोली कहां से चली, क्या गोली उसी को लगी थी या यह किसका खून है। बंदूक जमीन पर गिर जाती है और कोई कमरे के दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, तुम मेरे बारे में और जानना चाहते हो? तो तुम्हें आकर मुझसे सीधे पूछना चाहिए था।
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना जो कुछ नहीं जानता। उसी क्षण नारी को एहसास हुआ कि उस आदमी के हाथ में गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही था, अपने बॉस हान जिन से भी ज्यादा। बॉस के अचानक प्रकट होने पर सब लोग स्तब्ध रह गए। नारी की तरफ देखकर वह बस इतना कहती है कि वह पूरी तरह से परेशान है। बेचारी लड़की को इस सारी अफरातफरी में समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहे, और उसके चेहरे और कपड़ों पर अभी भी खून लगा हुआ है। वह आदमी संभलता है, दूसरे हाथ से बंदूक पकड़ता है और उसे उसकी ओर तान देता है। बॉस। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बॉस ने उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वह दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। जिन। जब वह उस आदमी के पास जाता है तो वह बस इतना कहता है कि शिकारी बहुत परेशान करने वाले होते हैं, और उस आदमी से पूछता है कि वह उसके बारे में क्या जानना चाहता है। नारी यह दृश्य देखती है और मन ही मन सोचती है, शिकारियों का क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हैं? ये कौन हैं? वह आदमी? उसके पास हथियार क्यों है? बॉस उस आदमी पर झपटता है, उसे पीटता है और पीटते हुए पूछता है कि क्या हुआ। वो आदमी उसके बारे में जानना चाहता है, जो पागलों जैसा दिख रहा है और चारों तरफ खून बह रहा है। नारी को लगता है कि यह बहुत अच्छा है, वहां से जल्द निकलने का मौका। इसलिए वह नीचे झुकती है और चुपके से भागने लगती है। लेकिन ठीक इससे पहले, जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचती है, कोई उसे पुकारता है। उसका सनकी बॉस कहता है कि सब कुछ देखने के बाद वह जा नहीं सकती। यह वह हताशा में पीछे मुड़कर देखती है, यह सोचकर कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। वह आदमी बेहोश और खून से लथपथ फर्श पर पड़ा है। कुछ कहने की कोशिश करता है। बॉस फिर उसकी ओर मुड़कर पूछता है कि उसने क्या कहा, और साथ ही यह भी कहता है कि सवाल पूछने का समय है। खत्म। उसी क्षण उस आदमी ने बॉस के पैर में सिरिंज चुभो दी। बॉस ने किसी तरह उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देर हो रही है। पदार्थ का असर शुरू हो जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं, और फर्श पर पड़ा आदमी खुद से बुदबुदाता है। यह कहते हुए उसने यह किया। उसने वही किया जो उसे कहा गया था। फिर वह अपने मुंह में मौजूद एक कैप्सूल को दांतों से दबाता है और कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है, अब उसकी बेटी को बचाने का समय आ गया है। बॉस लड़खड़ाते हुए उठता है। एक कोने में दुबकी हुई नायिका पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रही है, तभी वह उसकी ओर बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वह तभी उसका बॉस पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वह चौंक जाती है। पसीना पोंछते हुए वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसका पीछा करो और उसे मार डालो। अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही वह नार के कंधे पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और खासकर धमकी मिलने के बाद नारी उसे अपने घर ले जाने का फैसला करती है। वह थक जाती है क्योंकि वह देखने में बेहद गंभीर। वह सोचती है कि क्या वह सही कर रही है, खासकर तब जब उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसे याद करते हुए कार्यालय में जो कुछ भी हुआ था,
उसे लगता है कि कहीं न कहीं वह उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे कुछ महसूस होने लगता है। उसे असहनीय दर्द हुआ और वह पीठ फेरकर उठ खड़ा हुआ और भौंकने लगा। वह कांप रहा था। नारी को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसे दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन उसने पूछा कि क्या वह उसे बुलाना चाहती है। कुछ दवा। वह उसकी बात अनसुनी कर देता है और अब और विरोध नहीं कर पाता। एक बड़ा धमाका होता है। धुएं के बादल के साथ हवा में हलचल मच गई। नारी अविश्वास से देखती रही, तभी उसे उस जगह पर एक छोटा कुत्ता दिखाई दिया जहां उसका बॉस वहां थी। वह सोच रही थी कि क्या हो रहा है। यह कैसे हो सकता है? एक कुत्ता। यह कुत्ता कहां से आया? जैसे ही वह छोटे कुत्ते के पास पहुंचती है और पूछती है कि मिस्टर जिन कहाँ हो सकते हैं। जब वह उसे शांत करने की कोशिश करती है तो कुत्ता गुर्राता है। आखिरकार वह खुद भी स्थिति को नहीं समझ पाती, लेकिन कुत्ता उस पर झपटता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। उसी क्षण एक कमरे में तेज रोशनी फैल जाती है और धुएं का एक और बादल तुरंत दिखाई देता है। जब नायिका यह देखने के लिए अपनी आंखें खोलती है कि क्या हो रहा है, जैसे ही यह घटना घटी, उसने देखा कि उसका बॉस उसके ऊपर पूरी तरह नग्न अवस्था में है और उसका मुंह खून से सना हुआ है। उनमें से दो लोग अभी अभी हुई घटना से सदमे में हैं। जीन उसकी गर्दन पर निशान देखती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। नारी पूछती है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या हुआ। जैसे ही वह अपने मुंह से बचा हुआ खून चाटता है, वह पूछती है कि क्या वह सचमुच बदल गया है। एक कुत्ता। वह उसका हाथ छोड़ देता है, अपने कपड़े पहनता है और बिना कुछ कहे या समझाए वह बस चला जाता है। बेचारी लड़की को जमीन पर बेबस छोड़कर वह पूरी तरह से अचंभित रह गई। अगली सुबह नारी ऐसे काम पर चली गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। जो हुआ था, वह दफ्तर के दरवाजे के सामने खड़ी सोच रही थी कि शायद काम पर जाना उसकी थोड़ी सी बेवकूफ़ी थी। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद, हालांकि बिना सूचना दिए काम पर न आने पर उसे वेतन नहीं मिलेगा। ऑफिस को देखते हुए उसे लगता है कि कल रात वहां किसी की मौत हो गई। उसी क्षण उसकी सहेली उसका हाथ छूती है, जिससे वह चीख पड़ती है। डर। वह उसे डराने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह दरवाजे के सामने क्यों जमसी गई थी। मैं बस माफ कीजिए कहने ही वाली थी कि वह अंदर आती है, मानो जो कुछ हुआ है और जो कुछ वह सोच रही है उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार यह एक सामान्य कार्यालय ही तो है, जहां कर्मचारी अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं। सब कुछ पहले जैसा ही है। कहीं भी खून की एक बूंद भी नहीं थी। वह सोचती है कि शायद यह सब एक बुरा सपना था। एक कर्मचारी कहता है। वह सबके लिए कॉफी खरीदने जा रहा है और उनसे कहता है कि वे उसे बता दें कि उन्हें क्या चाहिए। वह नारी के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह आज उन्हें कैफीन चाहिए। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, किसी ने उनके डेस्क पर जोर से हाथ पटका।
यह उनके बॉस थे जो कह रहे थे कि मिस नारी आज उनके साथ दफ्तर के बाहर एक मामले पर चर्चा करेंगी। सब लोग चुप हो जाते हैं। आखिर वही तो बॉस हैं और वह उसे जल्दी चलने को कहता है। वह डरी हुई है और उसे हिचकिचाते देख वह उसके पास जाकर उसे चुप रहने को कहता है और उसके साथ चलो। अगर वह नहीं चली तो हालात बिगड़ जाएंगे। वे दोनों उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। बाकी कर्मचारी सोच रहे थे कि बॉस ने उसे ऑफिस के बाहर के मामले को संभालने के लिए क्यों चुना। क्या वह प्रमोशन मिल रहा है? उनमें से एक तो ईर्ष्या भी कर रहा है। लिफ्ट में नारी को पूरा यकीन है कि वह उसे खत्म कर देगा। आखिरकार उसने कल जो कुछ भी हुआ सब कुछ देखा। वह अजनबी आदमी, वह सिरिंज, उसका कुत्ते में बदल जाना। वह यही सोच रही थी कि तभी लिफ्ट से एक तेज आवाज आई। लिफ्ट हिलने लगी और फिर तेजी से नीचे उतरने लगी। उसे पूरा यकीन है कि यह सब बॉस की करतूत है, शायद यही आखिरी काम है। डर के मारे वह नीचे झुक जाती है और उससे विनती करती है कि कृपया ऐसा न करे। उसे मार डालो। वह वादा करती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह किसी को नहीं बताएगी। उसने जो कुछ देखा है वह सब अपने साथ कब्र में ले जाएगी। इसलिए वह उससे विनती करती है कि कृपया उसे छोड़ दे। हालांकि लिफ्ट अचानक रुक जाती है और लिफ्ट की आवाज आती है, तुम्हारे पास 9वें तहखाने के स्तर पर पहुंच गई। बॉस ने पूरा दयनीय दृश्य देखकर उसे उठकर उसके पीछे आने को कहा। अभी भी भयभीत और असमंजस में वह उसके पीछे पीछे जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दफ्तर के नीचे ऐसी कोई चीज मौजूद हो सकती है। वह देखती है। वहां बहुत ठंड है। जिन उसे इधर-उधर देखना बंद करने और बैठ जाने के लिए कहती है। हिचकिचाते हुए वह पूछती है कि वह उसे क्यों लाया है यहाँ, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि वह किसी को नहीं बताएगी और कल की सारी बातें भूल जाएगी, जो कि उसने ठीक यही कारण बताया कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, जबकि उसने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। उसने आगे बताया कि उसे इस समय बहुत चक्कर आ रहे हैं। वह कहता है कि वह बातों को लेकर भ्रमित हो रही है। लिफ्ट की घंटी बजती है और उसे लगता है कि या तो यह उसका मौका है या फिर उसका खेल खत्म। सहायक प्रबंधक और उनकी टीम की सदस्य जून लिफ्ट से बाहर निकलती हैं। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद वह बच गई है और रोने लगती है, मदद की गुहार लगाती है। वह उनकी ओर दौड़ती है और उनसे मदद की भीख मांगती है, कहती है कि श्री जून। उसे जान से मारने की धमकी देते हुए जून उसे धक्का देकर कुर्सी पर बिठा देता है। इसी बीच सहायक प्रबंधक श्री जून को सूचित करता है। उन्होंने पिछली रात की घटनाओं का निपटारा कर दिया है। नारी की ओर देखते हुए वह कहता है कि बस एक ही काम बाकी है। वो धमाके जैसी आवाज। फिर से धुआं दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसमें से एक भेड़िया निकलता है और मिस नारी पर झपटता है, यह महसूस करते हुए कि इस बार यह कोई और बात नहीं है। वह एक कुत्ता है, लेकिन एक भेड़िया भी है। वह समझती है कि सहायक प्रबंधक और उसका सहकर्मी भी जानवरों में बदल सकते हैं।
उसने काम किया है। उनके साथ 11 महीने से अधिक समय तक रही। यह सोचना कि वे सभी इसमें एक साथ शामिल थे, जानवरों में बदलने में सक्षम थे, यह विचित्र है। भेड़िया पूछता है कि आखिर वो कंपनी कौन सी है जिसके लिए वे काम करते हैं? क्या यह सचमुच कोई कंपनी है या फिर छिपने का कोई जरिया? समाज। उस रात दफ्तर में गोलियां चल रही थीं। लोग मर रहे थे और कुछ जानवर बन रहे थे। इस बीच कर्मचारी हर दिन एक ही कमरे में सामान्य रूप से काम करते हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि क्या हो रहा है। क्या यह सामान्य है? वह खुद से पूछती रहती है। उसी जगह के दूसरे कमरे से एक महिला बाहर आती है और कहती है कि यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश दुनिया ऐसी ही है। कुछ लोगों के लिए यह दुनिया असामान्य है, जबकि दूसरों के लिए यह सामान्य है। भेड़िया बदल जाता है। उस लड़की को हनी कहकर पुकारने से वह बहुत खुश हुई। भेड़िया खुशी से झूम उठा और उसके पास जाकर उनसे उस युवती को छोड़ने की विनती करने लगा। आखिरकार यह कोई जेल तो नहीं है। जैसे ही भेड़िया वापस इंसान में बदलता है, वह अपना परिचय हनी के रूप में देती है। और जैसे इन तीनों के अलावा वह रूप बदलने में भी सक्षम है। नायिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए हानि उसका स्वागत करती है। रूप परिवर्तन अनुसंधान दल। नारी पूछती है कि रूप परिवर्तन का वास्तव में क्या अर्थ है, और महिला जवाब देती है कि उसने शायद देखा होगा। कल ही कैसे उसका बॉस कुत्ते में बदल गया और फिर वापस इंसान बन गया। और अब फिर से कैसे सैम बदल गया। भेड़िए में बदलना। यहां हर कोई ऐसा कर सकता है। और आपको शायद आश्चर्य भी हो कि क्या हम अकेले हैं। लेकिन नहीं। सोल में लगभग 10,000 लोग ऐसा करने में सक्षम हैं। और कोरिया में यह संख्या बढ़कर कुल 50,000 हो जाती है। विश्व में यह संख्या बढ़कर लगभग 7 मिलियन हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या में आकार बदलने वाले जीव रहते हैं, फिर भी समाज में हर कोई गुप्त रूप से रह रहा है, जाहिर है। नारी सवाल करती है कि उसे यह सब क्यों बताया जा रहा है। आखिर क्या यह सब गुप्त नहीं है? क्या यह कोई रहस्य है? महिला जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कल जो कुछ भी हुआ वह सब देखा था और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। नायिका यह कहने की कोशिश करती है कि उसे किसी के रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कि वह पहले से ही खुद की देखभाल करने और काम करने में काफी व्यस्त है। इसी बीच वह उठती है और सोचती है कि शायद उसे कुछ करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाओ। पीछे की ओर चलते हुए वह बार बार कहती है कि वह इस रहस्य को कुछ समय तक छिपा सकती है। अपनी बाकी जिंदगी में वह किसी से टकरा जाती है। और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह उसका बॉस जिन होता है। वह उससे कहता है कि वह देखने में ठीक नहीं लग रही है, लेकिन असल में वह बहुत घबराई हुई है क्योंकि उसने उसकी जेब में बंदूक देखी है और उसे यकीन है कि उसे वहां से निकलना होगा। वह जल्दी से किसी तरह खुद को बचा लेती है। उसने अपनी बंदूक उठाई और उनकी ओर तानते हुए कहा कि उसे जाने दो क्योंकि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।
रूप बदलने का धंधा या कोई और कहानी जो वे सुनाना चाहें। वह बस जाना चाहती है। जिन ने सहायक को इशारा किया। मैनेजर को दखल न देने के लिए